गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार पुनः सृजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों देखिए, पिछले एक महीने से लगातार हम ऑनलाइन आप लोग से कनेक्ट कर रहे हैं और आप लोगों का भी जुड़ाव बढ़ता चला जा रहा है। हमने पहले भी बताया था और आज फिर बता रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस तो हमारे यहाँ चल ही रही हैं, लेकिन ऑनलाइन जो आपको दिखाई पड़ रहा है यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक वगैरह पे जो चीजें दिख रही हैं और आपके कोर्सेज भी अब शुरू होंगे, तो अगर किसी तरह की किसी डिटेल की आवश्यकता होगी तो सभी कुछ आपके सामने कोचिंग का नंबर वगैरह और या वेबसाइट जो भी हमारी है पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है। तो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। इधर आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उन पर हम लोग ऑनलाइन पे वर्क तो कर ही रहे हैं, यहाँ तो क्लासेस चल ही रहे हैं, बट जो लोग बहुत दूर हैं, जो लोग ऑनलाइन लाभ लेना चाहते हैं, हम खुद ही इधर काफी समय बाद ही हम ऑनलाइन जुड़े। हम ऑनलाइन हम पढ़ाते नहीं थे, लेकिन आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर सभी का यहाँ पे आ पाना मुश्किल है, इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि थोड़ा सा टेक्निकली हम कहीं कहीं फंस भी जाते हैं। वो उतने एक्सपर्ट तो नहीं है अभी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है। तो लगातार हमको लगता है कि हम थोड़ा सा जरूर लेट हो गए। हमको लग रहा पिछले 1.5 साल से लगातार आप लोगों का, बच्चों का दबाव था ये कि सर आपके क्लासेस हम नहीं ले पा रहे, नहीं पहुंच पाते, लेकिन ऑनलाइन मिल जाता तो काफी अच्छा होता। तो वो सभी चीजें अब धीरे धीरे आपको ये बढ़ती चली जाएंगी। आवश्यकता बस आपको थोड़ा गंभीर होने की है, आवश्यकता अपने लक्ष्य पर फोकस होने की है। और देखिए, यही समय होता है करियर बनाने का, जो आपका दौर है। हालांकि आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सी चीजें हो गई है, खासतौर से विगत 3-4 सालों में कुछ ज्यादा ही हो गई है, लेकिन हम तो इसको कहते हैं कि इससे कंपटीशन थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि धीरे धीरे कॉम्पिटिटर्स नॉन सीरियस हो गए हैं। तो जो भी सीरियस होगा आप समझिएगा उसे वो रिजल्ट लेकर जाएगा। थोड़ा सा बस केवल अपने शेड्यूल को, अपने दिनचर्या को ऐसा बनाए रखिए कि पढ़ाई आपकी बाधित ना हो और चीजें अपनी जगह पर है। हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम नहीं कहेंगे आप मोबाइल देखिए, सोशल मीडिया बहुत समय बिताइए, नहीं बिताइए। जब आप खुद सेट कर लेंगे कि हमको 6 घंटे 8 घंटे जो जैसा कंडीशन है, 5 घंटे अगर हम पढ़ रहे हैं और रेगुलर पढ़ रहे हैं, उसके अलावा जो समय है उसको आप कैसे अपने दिन भर के जीवन में उसको बांटते हैं अपने दिनचर्या में, वो आपका विषय वस्तु होगा। लेकिन हाँ, जो मेरा विषय वस्तु यही है कि हम आपसे यही कहेंगे कि अगर वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटा, और अगर सिविल सर्विसेज की ओर है तो मिनिमम 6 से 8 घंटा पर जरूर फोकस करिए, इससे कम नहीं। और एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक कमिटमेंट होना चाहिए अपने कार्य के लिए, अपने पढ़ाई के लिए। आप डेली जब भी सोने जाएं तो आप दिन भर के अपने कार्य का मूल्यांकन कीजिए। हर कोई करता है, एक व्यापारी भी करता है कि आज दिन में उसका क्या हुआ। तो आपका अभी यही सब कुछ है, आपका कैरियर, आपकी पढ़ाई। तो आप जब बेड पर जाएं तो आंख बंद करके सोच ले कि हाँ, हमने जो सोचा था, जब हमने सेट किया, जो शेड्यूल बनाया है अपना पूरे दिन का, उसमें हम कहां तक आज सफल रहे, क्या क्या जो टारगेट थे वो कितने पूरे हुए। जब आप ये डेली करना शुरू करेंगे तो खुद ही आपको लगेगा कि जब वो पूरा नहीं होगा तो आपको उसके लिए उलझन होगी, एक चिंता होगी, और धीरे धीरे आप उसको करना शुरू भी कर देंगे आप। और ज्यादा नहीं होता है, कुछ समय तक अपने आप को थोड़ा रिजर्व रखने की आवश्यकता होती है, कुछ समय तक अपने लक्ष्य पर फोकस रहने की आवश्यकता होती है। देखिए, कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है, वो करना पड़ेगा। बहुत कुछ छोटा करना है, आप एंजॉय करते रहिए, वो भी हो जाएगा। लेकिन अगर टॉप पर, कहीं ऊंचाई पर जाना है किसी फील्ड में, जरूरी नहीं कि हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, आपको स्पोर्ट्स में जाना है, आपको आपको इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, या और कोई भी कार्य हो, बिजनेस में जाना है, कंपटीशन में आना है, तो किसी भी अगर आप चाहते हो कि हम एक ऊंचाई पर जाएं, एक जगह बनाएं, एक मुकाम मेरा हो, मेरी एक पहचान हो, तो ऐसा करने के लिए निश्चित तौर पर औरों से तो आपको अलग होना ही पड़ेगा। अगर आप भीड़ वाली चाल चलेंगे तो जो भीड़ जहां जा रहे हैं वहीं आप भी जाएंगे, लेकिन उस भीड़ से अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन सब से अलग आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए बहुत से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए। जब आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे तो फिर सब कुछ आपके सामने होगा, सब कुछ आपको मिल रहा होगा, कोई चीज आपसे दूर नहीं होगी। तो अभी बच्चों यही हम कहेंगे कि 1 साल 2 साल 3 साल जो भी आपने एक समय तय किया हो, जो अपने अपने गोल सेट किए हो, अपना पूरा फोकस उसी गोल पर रखिए। हमेशा आपका सोच, आपके दिमाग उस दिशा में ही होनी चाहिए। अब रही बात, चलिए आज के क्लास की, आज के सेशन की, तो अभी कल पिछले वाले सेशन में हमने आपसे कहा था, हमने मेडवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के कुछ क्वेश्चंस लगवाए, लेकिन हमको ये हमेशा महसूस होता है कि अगर उस पूरे सेक्शन की जानकारी एक बार रहती है ब्रीफ में, क्लास तो नहीं अभी,
क्लास आपके शुरू हो रहे हैं और आप निश्चित संपर्क करिए, आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे। तो कम से कम एक ब्रीफ आपको मिल जाए। तो कल हमने आपसे कहा था और आज हम पहले वही करेंगे, फिर आपके क्वेश्चंस बचे हुए लग जाएंगे। तो आज हम आपको मिडवल हिस्ट्री, जैसे पिछले सेशन में हमने एक एंशिएंट हिस्ट्री को पूरी तरह से ब्रीफ किया था, आज हम मिडवल हिस्ट्री को आपको अच्छे से समझा देंगे और बहुत जल्दी मॉडर्न को भी बता देंगे आपको। तो कम से कम एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न पूरा सिलेबस आपके सामने एक सीक्वेंस में आपस में कनेक्ट करता हुआ। तो हम लोग एंशिएंट से जब मिडवल पे आ रहे हैं तो सीधे आ जाइए। तो एक समय बचाने के लिए हमने आपको चार्ट को पहले ही तैयार कर लिया है। ये देखिए मिडवल हिस्ट्री का पूरा सिलेबस है ये, वैसे ही जैसे हमने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में बताया था। मध्यकालीन भारत 750 से 1707 तक मोटे तौर पर आप देखिए तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि मिडवल हिस्ट्री मोटे तौर पर 1000 वर्ष का इतिहास है। आप देखेंगे तो अगर आप देख लिए, अगर 700 से 1700 कर दिया जाए तो 1000 वर्ष का इतिहास है। और क्यों मिडवल एंशिएंट से अलग हुआ? तो जब हम एंशिएंट पढ़ा रहे थे उसी समय हमने आपको बताया था कि इतिहास को हम लोग एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न में बांटे हैं, अलग अलग डिवीजन उसका किया हुआ है। किस आधार पर किया हुआ है ये हमने आपको बताया था। और वो आधार क्या था? हमने कहा इतिहास की जो सब्जेक्ट मैटर, जो विषय वस्तु है, कि हम लोग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो और रिलीजियस, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन पढ़ते हैं, यही बात है। तो और इनमें समय समय पर थोड़ा बदलाव भी होते रहते हैं, हर समय अंतराल में कुछ न कुछ बदलाव मिलेगा। आप आज भी महसूस कर सकते हैं, जैसा आपका आर्थिक जीवन आज 2024 में है वैसा आपको 5 साल पहले नहीं रहा होगा, 20 साल पहले कुछ और रहा होगा। वैसे ही समाज में परिवर्तन, वैसे ही राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन, वैसे धार्मिक जीवन परिवर्तन। तो ये परिवर्तन एक स्वाभाविक चीजें हैं। तो वैसे ही जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसमें बदलाव होता गया। लेकिन ये बदलाव किसी समय विशेष पर बहुत बड़े स्तर पर हुआ और उन्हीं जगहों से एक नए नए सेक्शन की बात हमने कही थी आपसे। तो जब जब इन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन में कोई बड़ा बदलाव हुआ तो इतिहासकारों ने एक नए सेक्शन के रूप में, तो वही समय आ गया फिर एंशिएंट से हम लोग मिडवल की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब कि कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला है और उस पूरे सेक्शन को, इस जो चेंज होने के बाद आया एक दौर, उस पूरे दौर को इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारत का नाम दिया, मिडवल हिस्ट्री का नाम दिया। अब आप जब देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में हमने आपसे कहा था, देखिए मोटे तौर पर 3 चैप्टर है मध्यकालीन भारत में। एक को बोलते हैं प्री मिडवल, पूर्व मध्यकाल या राजपूत एरा, दूसरे को बोलते हैं दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत, और तीसरे को बोलते हैं मुगल डायनेस्टी। ये 3 है आपका, ठीक। अब इसमें आपको, इस 3 में आपको छोटे छोटे और सब टॉपिक्स कह सकते हैं बीच बीच में है, उसको भी बताएंगे आपको हम। इसमें जो पहला चैप्टर है करीब करीब 400-450 वर्ष का देखिए है। इस पहले चैप्टर का नाम है प्री मिडवल या पूर्व मध्यकाल। नाम में ही क्लियर है, मध्यकाल का पूर्व, शुरुआती मध्यकाल कह लीजिए। और ये कहां से शुरू हुआ है? करीब 700 ईस्वी के बाद, ठीक। क्यों हुआ है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में पीछे कहां छोड़ा था? हम लोगों ने छोड़ा था हर्ष, यही है। अब हम लोग उसी के आगे बढ़ रहे हैं। हमने एंशिएंट हिस्ट्री में आपसे क्या कहा था कि एंशिएंट हिस्ट्री में भी समय समय पर विदेशियों के आक्रमण हुए। अब हमने एंशिएंट हिस्ट्री में जो चार्ट बनाया है और जो हमने पूरा लेक्चर दिया है, अगर आपके दिमाग में होगा तो हमने कहा समय समय पर विदेशी आक्रमण हुए। अब आपको कोई समस्या नहीं होनी है, आप आराम से बता सकते हैं, या तुरंत आपके दिमाग में फ्लैश करना चाहिए वो चैप्टर कि पहली बार विदेशी आक्रमण का दौर शुरू हुआ था प्री मौर्य में, प्राक मौर्य में या सूत्रकाल में, जब सबसे पहले ईरानी और फिर उसके बाद यूनानी, ईरानी में साइरस दारा और यूनानी में सिकंदर जैसे लोगों का आक्रमण हुआ था। फिर आप दूसरा याद होगा अगर आपको चार्ट वाला, तो आप देखेंगे पोस्ट मौर्य, मौर्योत्तर काल में यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, उसकी चर्चा हमने किया था। इसका मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में भी समय समय पर कुछ विदेशी आक्रमणकारियों का सामना भारत को करना पड़ा था। एक बार फिर वही बात आ रही है। और हमने कहा था कि हर्ष प्राचीन भारत का अंतिम महत्वपूर्ण हिंदू शासक था। जब हर्ष की मृत्यु हुई 647 ईस्वी में, 606 से 47 तक शासक था हर्ष। जब हर्ष की मृत्यु हुई 647 ईस्वी में, तो उसके बाद कोई ऐसा योग्य शासक नहीं हुआ कि जो टूट रहे भारतीय साम्राज्य और भारत को एक सूत्र में पिरो सकता। और उसी का परिणाम यह हुआ कि हर्ष के बाद 700 या उसके बाद के समय में भारत अनेक छोटे छोटे राजवंशों में बंटना शुरू हो गया। और ये सामान्य बात है, कुछ बताने की आवश्यकता इसमें नहीं है कि जब आप टूटेंगे तो निश्चित रूप से कमजोर पड़ेंगे, ठीक है। जब बटेंगे तो कमजोर पड़ेंगे।
अब ऐसी स्थिति में जब हर्ष की मृत्यु के पश्चात अनेक क्षेत्रीय शक्तियां बढ़ने लगी और जब राजनीतिक रूप से भारत कमजोर पड़ने लगा, तो एक बार पुनः भारत को विदेशी आक्रमण का सामना करना पड़ा। हम देखिए वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, एक बार पुनः, इसका मतलब पीछे भी कई आक्रमण हुए हैं, लेकिन पीछे के आक्रमणों में और अब जो आक्रमण हो रहा है उसमें फर्क है। पीछे के आक्रमण हुए, उन्होंने कुछ क्षेत्र तक अपने आप पर, उन्होंने कुछ क्षेत्रों तक अपना कब्जा भी बनाया, कुछ वर्षों या 100 वर्षों तक वो यहां रहे, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में जो सत्ता का केंद्र था, जो केंद्रीय शक्ति थी मगध, जो केंद्रीय शक्ति वहां पर शासन कर रही थी, उनको वो रिप्लेस नहीं कर पाए और समय समय के बाद उन लोगों को इन केंद्रीय शक्तियों ने हटा भी दिया भारत से। लेकिन इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा। इस बार क्या हो रहा है कि विदेशी आक्रमण फिर कोई नहीं आया, कोई ऐसी बात तो नहीं जैसे पहले हुआ, ईरानी आए, यूनानी आए, फिर मुरत्तर काल में यूनानी शक पहला कुषाण आए, वैसे ही हम अगला बोल सकते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारी है उसी क्रम में। तो एक बात तो कोई बात नहीं कि भाई जैसे पीछे आक्रमण होते गए एक नया आक्रमण और बढ़ गया, लेकिन इस बार पिछले आक्रमणों से क्या अलग हो गया, वो अलग ये हो गया कि पिछली आक्रमणों में जहां वो केंद्रीय शक्ति को रिप्लेस नहीं कर पाए या बाहरी शक्तियां कोई केंद्रीय शक्ति नहीं बन पाई, वो इस बार अब होने जा रहा है। इस बार मुस्लिम शासक भारत की एक केंद्रीय शक्ति बनने जा रहे हैं और ऐसा होने से आप समझ सकते हैं कि भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। इसीलिए इतिहासकारों ने इस पूरे सेक्शन को, जब तक ये मुख्य केंद्रीय शक्ति के रूप में रहेंगे तब तक इन्होंने क्या रखा कि ये मध्यकाल है। और ये कब तक थे? जब तक कि औरंगजेब यहां पे शासन में था, क्योंकि औरंगजेब के बाद फिर वही सिचुएशन होने वाली है जो हर्ष के बाद हुई है। जैसे हमने कहा हर्ष के बाद कोई महत्वपूर्ण हिंदू शासक नहीं हुआ और भारतीय साम्राज्य छोटे छोटे खंडों में बंटने लगा, वैसे जब यहां पहुंचेंगे तो आपसे बताएंगे कि औरंगजेब के बाद कोई योग्य मुस्लिम शासक नहीं हुआ। और फिर मुगल साम्राज्य टूटने लगा, बंटने लगा और उस समय फिर किसी और को मौका मिला और वो मौका था ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों को कह लीजिए। तो वो मॉडर्न हिस्ट्री फिर आ जाएगा, क्योंकि फिर एक बड़ा बदलाव होगा। तो अभी हम लोग यहां आया जाए। अब इसमें देखिए आपका जो पहला चैप्टर है लिखा हुआ पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल, करीब 750 से 1200 मान लीजिए, 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना है मोटे तौर पर अगर देखा जाए। इसको देखिए हमने दो भागे बांट दिया है, एक विदेशी आक्रमण और एक भारतीय राजवंश। भारतीय राजवंश कौन है? वही हर्ष के बाद, मतलब हर्ष की मृत्यु के पश्चात भारत अनेक छोटे छोटे राजवंशों में बट गया। सब कुछ यहां लिखना संभव नहीं है। गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, चंदेल, सेन, दक्षिण में आप देखेंगे तो राष्ट्रकूट भी दिखाई पड़ेंगे, चोल भी दिखाई पड़ेंगे। तो भारत अनेक छोटी छोटी शक्तियों में बट गया। खुद में वह भले योग्य थी, उस राजवंश में योग शासक भी रहे होंगे बहुतों में, लेकिन चूंकि वे बटे हुए थे, आपस में ही लड़ रहे थे, एकता का अभाव था, इसलिए एक कमजोर राजनीतिक स्थिति बनी। और उसी समय हमने आपको पहले बताया था इस्लाम का आगमन, मोहम्मद साहब की मृत्यु जब 632 में हुई, तो उसके बाद मोहम्मद साहब के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य शुरू किया खलीफाओं ने। खलीफा खुद तो विभिन्न क्षेत्रों में नहीं गए, लेकिन अपने गवर्नरों, अपने सेनापतियों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने विस्तार करना शुरू किया और उसी क्रम में भारत पर भी आक्रमणों का दौर शुरू हो गया। ठीक, इस दौर को देखिए दो भाग में बांट दिया गया। एक तरफ बिखरे हुए भारतीय राजवंश है जो आपस में ही संघर्षरत है, और इन कमजोर राजनीतिक स्थिति पर भारत पर विदेशी आक्रमण है। और इस बार विदेशी आक्रमण कौन है? तो वो है मुस्लिम। बहुत साफ देखिएगा, एकदम आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगा। वो है मुस्लिम आक्रमणकारी। कुल कितने हैं? 4 मुस्लिम आक्रमणकारी आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है। उसको भी हमने बांट दिया। वो 4 कहां से हैं? इन 4 में एक अरब से है और 3 तुर्क से हैं। आप इसको बढ़िया से समझे रहेंगे, जब क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो वैसे जैसे हमने कहा ना एंशिएंट हिस्ट्री में विदेशी आक्रमण, तुरंत पिक्चर क्लियर है, आंख बंद किया तुरंत चैप्टर याद आ गया। हाँ, प्रीमोर और पोस्टमोर इस दौर में हुआ था। ऐसे ही पूरा पिक्चर आपके दिमाग में फ्लैश करेगा, इसलिए इसको 2, 3, 4 बार देखना बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ कि 4 मुस्लिम आक्रमणकारी आए इस दौर में, एक अरब से और 3 तुर्क से। अरब से जो आया उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, और तुर्क से जो 3 थे वो एक ही वंश के नहीं थे, इसमें 2 गजनी वंश के थे और एक गोरी वंश का था। मतलब 2 और 1 ये मिलाकर कितने हो गए? ये मिलाकर के 3 हो गए। ठीक, तो एक अरब से और 3 तुर्क से। फिर तुर्क में भी 2 राजवंश, गजनी वंश और गोरी वंश। अब गजनी वंश में भी 2 शासक, सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी, और गोरी वंश से कौन? एक। स्पष्ट हो गया कि ये 1, 2, 3, 4 आक्रमणकारी। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए शुरुआती तौर पर, मान लीजिए यही क्रोनोलॉजी ही आ जाए,
कि पूर्व मध्यकाल में भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का सही क्रम है, कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम, सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। पहला तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन, क्योंकि ये तो होगा नहीं, ये तो अरब से आया हुआ है। तो कुछ भी दाएं बाएं घुमाए, गोरी वंश के किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गोरी। तुर्क वंश का दूसरा आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो गजनी वंश का था। कुछ भी है तो छोटी मोटी चीजें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी हम लोग केवल एक संक्षिप्त में पूरे सिलेबस को कनेक्ट करते हुए मेडवल हिस्ट्री को समझना है कि कब कहां क्या हो रहा था, ताकि जब क्वेश्चन लगाएं तो स्पष्ट रहे उस दौर की बातें। तो पूर्व मध्यकाल मेडवल हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसको राजपूत काल भी कहते हैं। क्यों राजपूत काल कहते हैं? कि जो इस समय क्षेत्रीय शक्तियां आई भारतीय में, तो उसमें उत्तर भारत की अधिकांश राजपूत कुल से संबंधित थे, इसलिए इसको राजपूत काल भी कहा गया। ठीक, इस पूर्व मध्यकाल में दो पैरेलल घटनाएं साथ घट रही है। एक तरफ तो भारत पर अलग अलग क्षेत्रों पर क्षेत्रीय शक्तियां शासन कर रही हैं, आपस में संघर्षरत हैं, एकता नहीं है। उसी का लाभ उठाया विदेशी आक्रमणकारियों ने, और भारत पर पहली बार विदेशी आक्रमण हुआ, और ये 4 आक्रमणकारी आए, जिसको अलग अलग हमने बाइफरकेट कर दिया है। अरब से एक, तुर्क से, तो अरब से जो मोहम्मद बिन कासिम आया, इसने करीब करीब 712 ईस्वी के आसपास में सिंध पर आक्रमण किया था, जहां का शासक कौन था? दाहिर। दाहिर ऐसा नहीं कि योग्य नहीं था, लेकिन दाहिर परास्त हो गया, क्योंकि एक तरह से उसका नकारापन था। उसने कहा कि आने दो, देखते हैं, और उसी देखने में ही वो परास्त हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, आप हम केवल ऊपरी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अगर आप जब यहां आएंगे तो आपको मोहम्मद बिन कासिम पर कंटेंट पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले भारतीयों से जजिया किसने वसूला? मोहम्मद बिन कासिम। अब कुछ चीजें तो देखिए इसी चार्ट से सामने आ जाएंगी, क्योंकि सबसे पहले जजिया कौन वसूलेगा? जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी आया था। क्योंकि जजिया कौन वसूलता है? जजिया मुस्लिम शासक जब किसी गैर मुस्लिम क्षेत्र पर विजय करते हैं, तो वहां के लोगों से एक टैक्स इसलिए लेते थे कि हम आपके मान सम्मान और संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं, आपको एक अच्छा शासन दे रहे हैं, तो हमको एक टैक्स चाहिए, वही है जजिया। ये मुस्लिम शासक किसी मुस्लिम बेल्ट से नहीं लेते थे, जब किसी गैर मुस्लिम क्षेत्र को जीते थे तब जजिया लेते थे। इसका मतलब गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक टैक्स था। तो निश्चित तौर पर अगर मुस्लिम ले रहे हैं और भारत में लेना है, तो पहली बार जो आया तो वही लेगा, मोहम्मद बिन कासिम। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कहां किया था, किस पर किया था, तो वो तो यही दिख रहा है, लेकिन फिर भी और बहुत सी बातें हैं। इस आक्रमण का उल्लेख कहां है, या इस आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, ऐसे सब जगह पे कंटेंट तो अंदर ढेर सारे हैं। अभी हम लोग को केवल इसको यहां से यहां तक समझना है। तो मोहम्मद बिन कासिम का जब आक्रमण हुआ 712 में, उसके बाद एक गैप हुआ। देखिए गैप देख लीजिए, उसके बाद जो आक्रमण हुआ, तुर्कों का जो आक्रमण हुआ, तो आप देखिए लंबा गैप है। 712 के बाद आप मोटे तौर पे देखेंगे तो कहीं कहीं 990-91 मिलता है, कहीं कहीं 986 मिलता है एडी। ध्यान दीजिएगा, एडी चल रहा है, कहीं कहीं आपको 986 मिलेगा, कहीं 190, मोटे तौर पे मान लीजिए 990 ईस्वी के आसपास में अगला फिर मुस्लिम आक्रमण हुआ। एक लंबा गैप तो जरूर हुआ, लेकिन भारतीय शक्तियां और लड़ती ही गई और बिखरती ही गई। ऐसा नहीं कि उन्होंने इससे कोई सबक लिया हो। परिणाम क्या हुआ कि फिर मौका लगा जब मुस्लिम आक्रमणकारी को, फिर अटैक किया, और इस बार तुर्क से अटैक हो रहा था। 3 आक्रमणकारी आए, जिसमें से 2 गजनी वंश के थे। तो गजनी वंश में कौन था? सुबुक्तगीन, और उसके पश्चात महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 986। उसके बाद भी जब सुबुक्तगीन आया, जब महमूद गजनवी आया, उसी के जस्ट बाद 998-99 के आसपास से, तो लगभग 1030 तक भारत पर इसने, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए। अब कंटेंट में जब जाएंगे कि पहला आक्रमण कहां हुआ, सोमनाथ का आक्रमण कब हुआ था, वहां की राजवंश की स्थापना हुई, सब कुछ वो कंटेंट की बात होगा। इस चैप्टर में अंदर पढ़ते समय तब लोग ध्यान देंगे। फिलहाल अभी इतना ही बात है कि उसके बाद तुर्कों की ओर से गजनी वंश के सुबुक्तगीन और महमूद गजनी ने आक्रमण किया। महमूद गजनवी की जो डेथ हुई वो 1030 में हुई। अब 1030 में मृत्यु के पश्चात आप देखिए फिर एक लंबा गैप आया। अब मोहम्मद गोरी का जो भारत में पहला आक्रमण हुआ था, उसने शुरू किया था 1175 में पहला आक्रमण, और मोहम्मद गोरी की जो हत्या हुई थी वो 1206 में इसकी हत्या हुई थी। तो आप देखिए कि 712 के बाद एक लंबा गैप 986, इसके तुरंत बाद महमूद गजनी शासक हुआ और 1030 में इसकी मृत्यु हुई। फिर एक लंबा गैप, मोहम्मद गोरी लंबे गैप बाद देखिए 1175 में आया, 1206 में इसकी डेथ हुई। अब इन आक्रमणों को समझिए क्या हुआ। मोहम्मद कासिम ने अटैक किया, उसके आक्रमण का मोटो क्या था? बस धन संपत्ति।
पाया भी, सिंध तक के आसपास तक सीमित था। लंबे गैप के बाद फिर आक्रमण हुआ, सबुद्दीन के भी आक्रमण का, महमूद गजनवी के आक्रमण का भी उद्देश्य धन संपत्ति ही था। कुछ विद्वान मंदिरों को क्षति पहुंचाना भी बताते हैं। ठीक, फिर एक लंबा गैप हुआ, फिर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, लेकिन मोहम्मद गोरी के आक्रमण का उद्देश्य पहले की इन आक्रमणकारियों के आक्रमण के जो उद्देश्य थे उनसे भिन्न थे। और यही नहीं, उद्देश्य नहीं भिन्न हुए, बल्कि हमारे इन लोगों के लापरवाही से ये धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र के अंदर की ओर बढ़ते भी चले गए। इनकी जो रीच थी, इनकी जो पहुंच थी, पहले शुरुआत में सिंध तक थी, फिर थोड़ा और अंदर घुसे, फिर और अंदर घुसे, और गोरी के समय तक आते आते कहीं ना कहीं बिहार उसके और आगे तक बढ़ गए। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़वाया था, मोहम्मद गोरी के समय में था, जिसको बंगाल बिहार विजय का श्रेय दिया जाता है। तो वहां तक इनकी पहुंच हो गई। तो न केवल इनकी रीच आगे तक बढ़ रही थी, बल्कि अंतिम आक्रमणकारी का उद्देश्य भी बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या उद्देश्य था? ये जहां इन लोग केवल धन संपत्ति, या कह सकते हैं कि मंदिरों को क्षति, मंदिरों को क्षति के पीछे भी एक मोटो था, क्योंकि उसमें धन संपत्ति मंदिरों में ज्यादा हुआ करते थे। तो ये भी एक उद्देश्य रहा कि हाँ, धन संपत्ति वहां से काफी हासिल होंगे। खुद सोमनाथ से महमूद गजनवी को बहुत धन संपत्ति हासिल हुई थी, इसलिए जब सोमनाथ से जा रहा था तो रास्ते में उसको जाटों ने लूटा था, और वही उन्हीं के विरुद्ध उसने अंतिम अभियान भी किया था। आता भी एग्जाम में कि महमूद गजनवी के खिलाफ अंतिम अभियान। तो फिलहाल तो ये एक दौर है। तो हम इन शॉर्ट 2 लाइन में क्या कर सकते हैं? मेडवल हिस्ट्री का पहला चैप्टर पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल जिसको बोलते हैं, इसमें एक तरफ बिखरी हुई भारतीय शक्तियां हैं, और उन्हीं के पहले उनके कमजोरी की वजह से समय समय पर विदेशी आक्रमणकारी, जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, वो है मोहम्मद बिन कासिम, सबुद्दीन, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। वही मोहम्मद गोरी जिसके समय में तराइन और चंदावर के युद्ध हुए थे। तराइन 1191 और 1192, चंदावर 1194, जयचंद परास्त हुआ था। उसके पहले पृथ्वीराज चौहान पहले तो जीता था, लेकिन बाद में हार गया था। अभी इधर भी काफी चर्चा भी बहुत हो गया है पृथ्वीराज चौहान के निर्माण कार्यों को लेकर, और उसके मंदिर या अन्य जगहों पर मस्जिदों के निर्माण आदि की बात। तो खैर वो दूसरा विषय वस्तु है, हम लोग अपने विषय पर आ जाए। तो ये एक पहला दौर गया। इसका मतलब कि पहले 400 साढ़े 400 वर्ष का एक ट्रांजिशन फेज था एंशिएंट हिस्ट्री के बाद, जिसमें विदेशी आक्रमणकारी, जिसमें मुस्लिम है, और बिखरी हुई भारतीय शक्तियों में एक रसाकसी चल रही है। निश्चित तौर पर जो 20 पड़ेगा वो रहेगा, और जो 19 पड़ेगा बाहर हो जाएगा। तो कह सकते हैं इस पूरे 4 साढ़े 400 वर्ष का रिजल्ट है, कह सकते हैं वो क्या है? दिल्ली सल्तनत। कि जो 20 पड़ेगा वो केंद्र में राज करेगा, और नहीं तो क्षेत्रीय शक्ति तक ही सीमित रह जाएगा, और बाद में उसको भी जीत लिया जाएगा। तो इस पूरे दौर में 20 कौन पड़े? मुस्लिम शासक। 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या हुई। अली मर्दान एक सरदार है, उसने दमियक नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी की हत्या कर दिया। जब मोहम्मद गोरी की हत्या हुई तो मोहम्मद गोरी, पिछले सेशन में क्वेश्चन भी लगवा रहे थे, हमने 3 नाम बताया था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था, तो अचानक जब हत्या हुई तो कोई उत्तराधिकारी तो उसने घोषित किया नहीं था। तो उसके 3 महत्वपूर्ण सरदार थे जो अलग अलग क्षेत्रों में अर्थस्वतंत्र स्थिति में थे उसके समय में। एक गजनी में यलदूज, सिंध में कुवाचा, और भारतीय क्षेत्रों में कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। जो ही उसकी हत्या का समाचार इन लोगों को मिला, इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में या उसके उत्तराधिकारी के रूप में अपने आप को शासक घोषित कर दिया। तो मोहम्मद गोरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भारतीय क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उस समय था एज ए गवर्नर, अपने स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही भारत में स्थायी सत्ता की, मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। इसका मतलब दिल्ली सल्तनत की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने। ऐबक इसकी जनजाति का नाम है। पिछले सेशन के क्वेश्चन में सब बातें आई हैं। तो ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम, और इसी ने भारतीय क्षेत्र में अपने आप स्वतंत्र घोषित करते हुए दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। उसने लाहौर को मुख्यालय बनाया, लेकिन बाद में इल्तुतमिश के समय में दिल्ली सत्ता का मुख्य केंद्र बन गया, और फिर आने वाले समय में दिल्ली या फिर आगरा ही मिडल हिस्ट्री में सत्ता का केंद्र बना रहा। अब इस दिल्ली सल्तनत पर केवल एक ही राजवंश के लोगों ने शासन नहीं किया। जैसे हम कहें दिल्ली में एक ही शासन में नहीं पार्टी है, कभी कोई पार्टी कभी कोई पार्टी, वैसे ही इस दिल्ली सल्तनत पर ही एक ही राजवंश के लोगों ने शासन नहीं किया, बल्कि बारी बारी से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अब कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान देना है आपको, ये भी जानना है। अब फिर जब गुलाम वंश पढ़ेंगे तो इस गुलाम वंश में जो शासक हुए वो भी आपको जानना है, पूरी क्रोनोलॉजी को, कि कहां से कहां तक। खिलजी वंश में जो शासक हुए वो भी आपको जानना है जब पढ़ते समय। तब पढ़ना या क्वेश्चन लगाना ज्यादा मजा आता है, ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग फिलहाल आ जाए मुद्दे पर,
दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। इसमें जो पहला वंश है उसका नाम गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी, या इसी को हम लोग कहते हैं मामलुक, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक तुर्क। मामलुक या प्रारंभिक तुर्क। मामलुक मतलब स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न वंशज या संतान। तो पहला वंश को गुलाम वंश या दास वंश या स्लेव डायनेस्टी इसीलिए कहा गया कि इसकी नींव डालने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, इस वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, या इस वंश का एक और महत्वपूर्ण शासक सुल्तान बलबन, ये सभी अपने जीवन काल में प्रारंभ में कभी न कभी गुलाम थे, इसलिए इतिहासकारों ने नाम दे दिया। लेकिन इसको इसलिए बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिली या बहुत नहीं उसको मान्यता मिली क्योंकि सभी शासक गुलाम नहीं थे, और जो ये हुए भी ये भी बाद में दास्ता से मुक्त भी हो गए। तो ऐसी स्थिति में ही एक नया नाम मामलुक आया या फिर प्रारंभिक तुर्क आया। तो फिलहाल इस दिल्ली सल्तनत पर तो बहुत क्लियर है कि पहले चैप्टर का रिजल्ट है दूसरा चैप्टर जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। पहले चैप्टर का परिणाम में जो भारी पड़ा, जो मुस्लिम शासक भारी पड़े, तो उन्होंने एक केंद्रीय शक्ति के रूप में भारत में एक सत्ता की स्थापना कर ली। अब वही चीज होगा जो आप पीछे भी एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स। अगर इस ऐबक के बाद या गुलाम वंश के बाद अगले राजवंश भी, अगले शासक भी अच्छे जब तक होंगे तब तक इस दिल्ली सल्तनत का विस्तार होगा। लेकिन जो ही कमजोर पड़ेंगे तो फिर डाउन भी होंगे और फिर किसी और को मौका मिलेगा। तो वही चीज यहां होने जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश से जो शुरुआत हुई वो करीब करीब यहां से बढ़ते हुए तुगलक वंश तक आते आते एक विशाल साम्राज्य बन गया दिल्ली सल्तनत। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद तुगलक के समय में इब्न बतूता आया था अफ्रीकी मोरक्को से 1333 में, और उसी ने एक पुस्तक लिखी थी अरबी भाषा में रहला। उसमें लिखता है कि सुल्तान का साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा था, मतलब विशाल साम्राज्य साउथ तक विस्तार हो चुका था पूरा। अब इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था, खुद मोहम्मद तुगलक नहीं संभाल पा रहा था। मोहम्मद तुगलक के समय में जो विद्रोह हुए उसमें से मैक्सिमम विद्रोह साउथ में हुए, और उसी विद्रोह का परिणाम था कि विजयनगर जैसे राज, बहमनी जैसे राज साउथ में बन गए। इसका मतलब सल्तनत टूटने लगा, जैसे पहले हुआ था हमने कहा ना हर्ष के बाद। तो वही हुआ कि एक शिखर इन लोगों ने देख लिया, अब उसको बनाए रखने के लिए आगे वैसे ही शासकों की आवश्यकता थी जो तुगलक वंश के बाद नहीं हुआ। मोहम्मद तुगलक के बाद ही मामला गड़बड़ होने लगा, फिर तुगलक तक मैक्सिमम ले लीजिए। उसके बाद तो आपका तैमूर का आक्रमण भी हो गया 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक के समय में। तो कह सकते हैं कि यहां के बाद ट्रेंड रिवर्स हो गया, और रिवर्स का क्या परिणाम हुआ कि धीरे धीरे ये लोग डाउन ट्रेंड की ओर आ गए। जो विस्तृत साम्राज्य था वो सिमटने लगा, जो कि वो कमजोर शासकों का दौर शुरू हुआ, और जब सिमटने लगे तो आप जान ही रहे हैं जैसे हर्ष की मृत्यु हुई, कमजोर शासकों का दौर आया तो छोटी छोटी शक्तियां बनने लगेंगी। वैसा ही कुछ यहां पर भी हुआ कि तुगलक वंश के समय से ही मोहम्मद तुगलक ने बताया हमने आपको, देखिए खुद मोहम्मद तुगलक जब दक्षिण को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तो उसने अपनी राजधानी को भी शिफ्ट किया, दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा, वहां शिफ्ट किया, तब भी सफल नहीं हुआ, फिर वो राजधानी को वापस ले भी गया। कहते हैं ना मोहम्मद तुगलक में पागलपन का अंश था, क्योंकि योजनाएं बनाता था, कभी शुरू ही नहीं करता था, कभी करता था तो उसको वापस भी ले लेता था बीच में ही। तो ऐसी स्थिति में डाउन ट्रेंड हुआ, और जब बिखरा हुआ, कमजोरी का वातावरण बना, तो अनेक क्षेत्रीय शक्तियां यही के बाद आने लगी, और परिणाम क्या हुआ, उत्तर भारत में भी दक्षिण भारत में भी कई शक्तियों का उदय हुआ। आप 2-4 लिखे हैं यहाँ पे, आप एक्सेट्रा लिख दीजिए कि अनेक शक्तियां आई। इसका मतलब कि एक केंद्रीय शक्ति की जगह पर अब छोटी छोटी शक्तियां, दिल्ली सल्तनत है लेकिन वो सिमटता जा रहा है, और अनेक दूर दराज क्षेत्रों में नई नई शक्तियों का उदय होता चला जा रहा है। ठीक, अब निश्चित तौर पर जब हम लोग यहाँ पे ये लोग जब बहुत कमजोर पड़ गए तो फिर इसका लाभ कोई ना कोई तो उठाएगा, लेकिन वो इत्तेफाक कह लीजिए कि वो लाभ फिर पुनः किसी और ने उठाया, वो भी एक मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसलिए मेडवल हिस्ट्री कंटिन्यू, क्योंकि अभी एक समान विशेषता यहाँ पे, चेंजेस तो होंगे लेकिन एक मूल तो एक जैसा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में मेडवल हिस्ट्री कंटिन्यू रही, लेकिन अगला चैप्टर आ गया और वो था मुगल साम्राज्य। देखिए यहाँ पे हाँ दीजिएगा कि मुगल जो है, मुगल साम्राज्य ये 1707 तक ही नहीं है, मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 तक है। इसमें जो मिडवल वाला पार्ट है वो ये है, और इसी में जो मॉडर्न का जो पार्ट है वो 1707 से लेकर 1857 तक, ये आपका आधुनिक भारत में आ जाएगा। इसका मतलब जो ये लिखा ये ना समझे कि मुगल साम्राज्य 1526 से 1707 ही है। मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह
जफर या बहादुर शाह द्वितीय जो जफर उपनाम से कविता लिखते थे वहां तक है। लेकिन औरंगजेब के बाद का दौर कमजोर पड़ने लगा था, वो ट्रांजिशन फेज आ गया था जिसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी अपने मेडवल शुरू मान लिया था, वैसे ही वहां से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू मान लिया जाएगा औरंगजेब के बाद, क्योंकि वो बदलाव की प्रक्रिया तो वहीं शुरू हो गई। औरंगजेब की डेथ होना, उसके बाद तुरंत जहां कमजोरी बढ़ी तो 1719 में बंगाल, 1722 में अवध, 1724 में हैदराबाद, फटाफट स्वतंत्र होना शुरू कर जाएंगे। चिनकुलिश खां बंगाल को अलग कर लेगा, सादत खां अवध को अलग कर लेगा 1722 में, मीर कमरुद्दीन चिनकुलिश खां जिसको निजामुल मुल्क कहते हैं 24 में अलग कर लेगा। तो आप देखेंगे कि फिर वो बिखराव और फिर उस खराब माहौल में किसी को मौका मिलेगा तो वो मौका मिलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। हम लोग मॉडर्न में देखेंगे, अभी फिलहाल यहाँ है। तो अभी फिलहाल ये हुआ एक चैप्टर, एक अस्थायी सत्ता मुस्लिम सत्ता दिल्ली सल्तनत के रूप में, टॉप तक गए यहाँ लेकिन कमजोर पड़े, नीचे आए, जहां जो ही कमजोर पड़ना शुरू किए तो अनेक क्षेत्रीय शक्तियां अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का आना हो गया। इसमें उत्तर भारत में भी, ये नॉर्थ का लीजिए, यहाँ पे साउथ का लीजिए, अनेक शक्ति आई, हमने यहाँ पे एक्सेट्रा लिख दिया है। लेकिन जो ही अंतिम शासक जब सिमटते गए, कमजोर होते चले गए, तो एक माहौल, एक मौका मिला। तो इस लोधी वंश का जो अंतिम शासक था, लोधी वंश में 3 शासक हैं, संस्थापक बहलोल लोधी, एक कट्टर मुस्लिम सुल्तान सिकंदर लोधी, और उसके बाद इब्राहिम लोधी। तो इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम है इब्राहिम लोधी। ये अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी। इसी इब्राहिम लोधी को अब सिचुएशन क्या था, मुगल किन परिस्थितियों में आए थे वो भी जान जाइए। सब कुछ ऐसे ही नहीं हो गया। और आप जब पढ़ेंगे, हम कभी क्लास में आएंगे, जब हम लोग ऑनलाइन में, मान लीजिए जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो दूर दराज है जो ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन में आएंगे तो जब हम पाएंगे तो बाबर ने कोई बहुत प्लान के साथ कि भारत पर आकर आक्रमण करके भारत में अस्थायी सत्ता बनानी है, शुरुआत में ऐसा कुछ था नहीं। उसको भी समझ लेते हैं 2 मिनट में। जब लोधी वंश का अंतिम, जब दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रहा था, उधर मध्य एशिया में क्या हो रहा था, फरगना में क्या हो रहा था, अफगानिस्तान में क्या हो रहा था, तो बाबर जो था, जिसके पिता उमर शेख मिर्जा हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात बाबर उनकी गद्दी पर, फरगना गद्दी पर, मिर्जा इनकी पदवी उपाधि है, तो फरगना की गद्दी पर बैठा। लेकिन बाबर फरगना में सफल नहीं हो पा रहा था, या कह सकते अपने राज क्षेत्र में सफल नहीं हो रहा था। वो किसी नए क्षेत्र को जीतता था तो पुराना क्षेत्र उसके हाथ से निकल जाता था। उसने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है, तुझो की बाबरी उसकी आत्मकथा है, बाबर नवाज को बोलते हैं, तुर्की भाषा में है। खूब आता है क्वेश्चन, किस मुगल शासक की आत्मकथा तुर्की भाषा में है? देखिए, बाबर का भी आत्मकथा है और जहांगीर की भी आत्मकथा है, लेकिन जहांगीर की आत्मकथा फारसी में है। बाबर की आत्मकथा को अनुवाद जरूर किया गया था, फारसी में भी और अंग्रेजी में भी। तो बाबर मध्य एशिया में सफल नहीं हो पा रहा था, उजबेगों की वजह से। उजबेग उबैदुल्ला खान और शहबानी खान जैसे लोग थे, नहीं सफल हो पा रहा था बाबर। अब बाबर ने विकल्प तलाशना शुरू किया। उसको दिखाई कौन पड़ा? भारतीय क्षेत्र, क्योंकि इब्राहिम लोधी के नेतृत्व में इसमें दिल्ली सल्तनत कमजोर थी। फिर बाबर को अपने पूर्वजों से प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन होता है ना, कि हमारे परिवार में अगर आप ही के आसपास, आपके परिवार में कोई है बड़े पदों पर है, तो आप कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर होते हैं। इसलिए इन्वायरमेंट बहुत मायने रखती है। ऑफलाइन और ऑनलाइन के क्लास में एक एक बड़ा फर्क होता है, ये समझना होगा। दोनों के अपने महत्व हैं, लेकिन ऑफलाइन का विकल्प नहीं है ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में जो इन्वायरमेंट चाहिए वो मिल नहीं पाता, जो रेगुलरिटी चाहिए, जो एकाग्रता चाहिए वो बन नहीं पाता। इन्वायरमेंट मायने रखता है। जब आप किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो जाने के बाद का जो माहौल है, आप किसी मंदिर, किसी मस्जिद जब आप पहुंचे तो देखिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, एक कहीं ना कोई एक एनर्जी महसूस होती है वहां के इन्वायरमेंट की वजह से, वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है। तो मोटिवेशन कहीं ना कहीं एक लैकिंग हो जाता है ऑनलाइन वाले क्लास में। ऑफलाइन की तो अपनी कुछ अपनी जो खासियत है वो है। तो ऐसी स्थिति में बाबर के साथ ये हुआ, बाबर को अपने पूर्वजों से प्रेरणा मिली। बाबर जो था वो पिता पक्ष से तैमूर और माता पक्ष से चंगेज खां का वंशज था। और अभी पिछले सेशन में मैं आपको क्वेश्चन लगवाया था कि भारत पर पहला मंगोल आक्रमणकारी कौन था, वही चंगेज खां। तो माता पक्ष से चंगेज खाई कहा का वंशज था बाबर, और पिता पक्ष से तैमूर का। अभी जस्ट हमने बोला आपसे आपको कि तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन के समय में 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था। तो बाबर इन आक्रमणकारियों से उसको प्रेरणा मिली। फिर बाबर ने सुन रखा था कि भारत सोने की एक चिड़िया है, मतलब यहाँ की धन संपत्ति के बारे में सोच चुका था वो। ठीक, उसके बाद बाबर को भारत से कुछ लोगों ने आमंत्रण भी भेज दिया। ठीक, अब इस तरीके से जब आप आमंत्रण आया,
इस राणा सांगा ने ही, उधर दौलत खां लोधी ने जो पंजाब में था, आलम खां ने भी, तो कई लोगों ने बाबर को आमंत्रण दिया। हालांकि हम यहाँ एक बात आपसे कहेंगे कि इसमें कहीं भी राणा सांगा या और लोग भी है, तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाए, इसमें किसी को देशद्रोही राजद्रोही वाली बात नहीं थी। एक्चुअली राणा सांगा ने भी जब बाबर को आमंत्रण दिया तो उसके पीछे उसकी अपनी एक, कह सकते हैं, एक राजनीतिक सोच थी। उसको लगा कि दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ी हुई है, अगर कोई विदेशी आता आक्रमण करता है तो ये और टूट जाएगी और कमजोर हो जाएगी, और इसका परिणाम हम लोग को उसका लाभ मिलेगा और भारतीय को, राजपूतों को अपनी खोई शक्ति वापस मिल जाएगी, सत्ता उसकी वापस मिल जाएगी। संभवतः शायद इन कुछ सोच से उसने बाबर को आमंत्रण दिया था, लेकिन फिलहाल बाबर तो भारत आई गया। और यही था, इसी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं पानीपत का, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध। 21 अप्रैल 1526 और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में एक नई सत्ता मुगल साम्राज्य के रूप में, जो कि बादशाह की उपाधि धारण करते थे, सुल्तान की नहीं, और किसी की भी इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था, कोई खलीफा या और कोई चीज नहीं, ये अपने आप में सॉवरेन थे, संप्रभु थे, किसी का इन पर नियंत्रण नहीं था। ठीक, तो बादशाह की उपाधि धारण करते थे इन लोग। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली, किसको हराकर? इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराकर। अब बाबर क्यों आया? क्योंकि मध्य एशिया में वो सफल नहीं हो पा रहा था। पिता और माता पक्ष से वो ऐसे लोगों का वंशज था जिन्होंने भारत पर पूर्व में आक्रमण किए थे, भारत की धन संपत्ति के बारे में सुन रखा था, और कईयों ने भारत पर उसको आक्रमण के लिए प्रोत्साहित भी किया, जिसमें राणा सांगा प्रमुख नाम है। बाबर भारत आया, जब पानीपत उसने जीत लिया, तब उसने निश्चय किया कि वापस नहीं जाना है, क्योंकि ये उसकी आत्मकथा में लिखा हुआ है। उसने लिखता है कि पानीपत के बाद बाबर लिखता है कि अब काबुल की गरीबी हमारे लिए नहीं है, मतलब अब कहां उस गरीब देश में वापस जाने। इट मींस कि बाबर जब आया था तो ये सोच कर नहीं आया था कि भारत पर आक्रमण करके यहां रहना है। उसी सोच की वजह से आपका राणा सांगा का भी अपना एक वो रहा होगा। लेकिन बाद में बाबर ने यहां जब रहने का निर्णय ले लिया तो परिस्थितियां बदल गई और खुद राणा सांगा अगले ही वर्ष परास्त हो गया, मतलब कह सकते हैं पासा उल्टा पड़ गया। राणा सांगा सोचा कुछ और था, हो गया कुछ और। 1526 में बाबर ने पानीपत में जीता और अगले ही साल 27 में से राणा सांगा को खनवा के युद्ध में हरा दिया। फिर उसके अगले साल चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय हार गया। फिर उसके अगले साल घाघरा का युद्ध हुआ। तो खैर अब तो फिर पढ़ाई वाली बात शुरू हो जाएगी। हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि बाबर फिलहाल भारत में आ गया और मुगल साम्राज्य अब ये हो गया कि यहाँ पे फिर एक नई शक्ति राज करने जा रही है। लेकिन अचानक 4 वर्ष के बाद जब बाबर की मृत्यु हो गई और हुमायूं शासक बना, तो कोई व्यवस्थित राज्य तो उसको हुमायूं को मिला नहीं। 4 साल नई बाबर आया था, पुराना भी नहीं था कि हाँ भाई 4 वर्ष था, लेकिन उसके पहले और शासक रहे हो। तो जो ही बाबर की मृत्यु, हुमायूं को सत्ता तो जरूर मिल गई, लेकिन वो सत्ता इतनी आसान नहीं थी। फिर भी हुमायूं ने कुछ प्रारंभिक सफलताएं हासिल की, लेकिन जिनको कुचल करके या जिनको हरा करके कह सकते हैं बाबर आया था, अफगानों को, लोधी अफगान है, वो अफगान अभी परास्त हुए थे लेकिन पूर्णतया समाप्त नहीं थे, और वो कहीं ना कहीं प्रयासरत थे। अब वो मौका उनको मिल गया हुमायूं के समय में। देखिए यहाँ 2 चीज लिखा हुआ है। हुमायूं 1530 से 40 तक तो शासक था, लेकिन इसी के समय में अंतिम दौर में 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसको गंगा का युद्ध भी कहते हैं। इन युद्धों में हुमायूं हार गया। शेर शाह अफगान ही है और वो लगातार मौके की तलाश में था। उसने एक पहले कहा भी था बाबर के साथ, जब एक युद्ध में लड़ रहा था वो, तो उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो एक दिन मैं मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा, और वो मौका उसको यहां मिल भी गया। तो ऐसी स्थिति में हुमायूं 30-40 तक था। 1 मिनट सॉरी, तो चौसा का युद्ध 1539-40 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, हुमायूं को भारतीय क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा। अमरकोट के राजा ने बाद में उसको अपने यहां संरक्षण दिया, वहीं पर उसका विवाह हुआ, वहीं पे अकबर का भी जन्म हुआ। और उसके बाद जब अकबर शासक भी हुआ तो बाहरी बार हुमायूं रह गया। इसलिए क्वेश्चन जब आता है ना कि कौन मुगल बादशाह शिक्षित नहीं था, तो वो अकबर ही, क्योंकि वो अवसर मिला ही नहीं। तो फिलहाल 40 से लेकर देखिए 55, अगले बार हुमायूं कब आ रहा है? 55 में आ रहा है। इस दौर में सूर्यवंश का शासन था। ये आपको समझना है, इसके बीच की बात है। ये हम इसके बीच में लिख सकते थे, हुमायूं, सूर्यवंश, फिर हुमायूं।
लेकिन वो थोड़ा इससे अच्छा लगा हमने, तो हमें लगा कि एक साथ ही बता दिया जाए। तो इस 40 के बाद इस बीच के जो गैप में है वो सूरवंश है, जिसमें शेरशाह ही योग्य था। बाद में कोई अच्छे योग शासक नहीं हुए, इसलिए बहुत जल्दी सूर सत्ता का भी अंत हो गया। एक अच्छी बात है हुमायूं, हम खुद हुमायूं से इस बात में प्रभावित रहते हैं कि हुमायूं ने हार नहीं मानी, और यही बात आपको भी सीखना है। आप सोचिए, भले तो उसको सही सत्ता भी नहीं मिली थी, ऐसा नहीं कि भरा पूरा खजाना हो, एक व्यवस्थित राज्य हो, व्यवस्थित प्रशासन हो, सब कुछ और उसको गवा दिया हो, ऐसा नहीं था। उसको तो भी उसको और खड़ा करना था, और काफी हद तक वो सफल भी हुआ। सत्ता उसके हाथ से गई, लेकिन 15 वर्ष तक लगातार इस प्रयास में वो लगा रहा कि पुनर्वापसी कैसे होगी। ये हुमायूं की खासियत हमको दिखाई पड़ती है। हुमायूं फिर वापस आया, और 1555 में 2 युद्ध हुए थे, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। इन 2 युद्धों में हुमायूं की विजय हुई, उसने अफगानों को हराया और पुनः सत्ता में वापसी हुई। लेकिन दुर्भाग्यशाली था, खूब क्वेश्चन आता है, आप पढ़े होंगे कि सीढ़ियों से गिरकर, हुमायूं को एक्चुअली पुस्तकालय का बड़ा प्रेमी था, और उसी पुस्तकालय के सीढ़ियों से, दीनपनाह नगर में जो था, उसी पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो दोबारा वापसी भी हुई, इसलिए कहा जाता है कि हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, लेकिन ऐसा दुर्भाग्यशाली शासक नहीं हुआ। इसने अपने प्रयासों से पुनः सत्ता प्राप्त की, लेकिन लंबे कुछ समय तक, 5-6 महीने बाद ही सत्ता उसके हाथ से निकल गई। अब इन्हीं परिस्थितियों में अकबर को मौका मिला। अकबर उसमें वहां नहीं था, अकबर उसमें कलानौर में था, पंजाब में गुरदासपुर के पास। खूब क्वेश्चन आता है, अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ था? तो हम तो पढ़ाते समय खूब आपको अच्छे सब बताएंगे, और मेडवल हमने कहा ना, बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत बिखरा नहीं है। मतलब थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, बिल्कुल स्पष्ट है कि कहां से क्या आ रहा है। 10 दिन भी मेहनत किया जाए तो पूरी मेडवल स्ट्रिक तैयार है, कोई समस्या नहीं। तो अकबर शासक हुआ, और यही के बाद फिर मुगलों का एक दौर हुआ, स्थायी रूप से विस्तार का दौर शुरू हुआ। तो हम चार्ट में कहें तो यहां से यहां तक तो एक ऐसे है, लेकिन यहां से सीधे आप ग्राफ ऊपर चला जाएगा। कहने का था बाबर और हुमायूं बस थोड़ा बहुत उथल पुथल ऐसे मचा रहा, बहुत स्थायित्व या कोई विस्तार की बात नहीं हुई, लेकिन छोटे मोटे विजय कह सकते हो तो होते ही रहेंगे। लेकिन अकबर के बाद जो विस्तार का दौर शुरू हुआ, तो वो सीधे आकर के औरंगजेब तक पहुंचा। औरंगजेब के समय में 21 प्रांत, कहीं कहीं 20 होता है, और कहीं कहीं मराठा क्षेत्र को शामिल कर ले तो 21 भी, कुछ हिस्टोरियंस, कुछ इतिहासकारों ने लिखा हुआ है। तो 20 या 21 प्रांत, मतलब पूरे भारतीय क्षेत्र पर एक तरह से विस्तार। वही सिचुएशन आ गई यहाँ पे, जो यहाँ पे आई थी, या एंशिएंट हिस्ट्री में जो मौर्यों के समय में अशोक तक आई थी, या गुप्तों के समय में आप कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या कुछ उसके आगे तक। तो या एक लाइन में कह सकते हैं टॉप मिल चुका है। फिर अब इन इतने बड़े साम्राज्य को आगे बनाए रखने के लिए, केवल मेंटेन करने के लिए, यही चीज हम आप पर भी लागू होता है। आप तैयारी कर रहे हैं, पिता ने एक धरोहर वसीयत आपको दे दिया, सब कुछ विरासत के रूप में। अब आप योग्य हैं तो उसको और आगे बढ़ाएंगे, ज्यादा योग्य है तो आगे बढ़ाएंगे, सामान्य है तो कम से कम उसको मेंटेन रख पाएंगे। ये भी एक अचीवमेंट है आपकी, है कि आपके पिता ने अगर आपको कुछ बनाकर दिया हुआ है, कुछ उसको आप बनाए बचाए भी रख जाए, ये भी कम अचीवमेंट नहीं है। जिस स्टैंडर्ड, जिस लेवल को उन्होंने आपको दिया है, उसको भी आप जी लें अपने लाइफ में अपने प्रयासों से। एक पिता यही चाहता है कि कम से कम जो जीवन आपने उनके समय में जिया है, कम से कम वैसा जीवन आप आगे भी जी सके। एक माता पिता की यही चाह होती है, इसीलिए वो आपको डांटते हैं, इसीलिए आपके लिए परेशान होते हैं। उनकी अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो हमेशा आपको क्यों प्रेरित करते रहते हैं, क्यों नाराज होते रहते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर जो लिविंग स्टैंडर्ड हमने दिया है, अगर उससे आप कम कर पाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी। और आपको तकलीफ होने का मतलब है पिता की आंखों में आंसू, माता की आंखों में आंसू, और वो कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए कहते हैं ना कि बेटे की तरक्की से 2 ही लोग खुश होते हैं, एक पेरेंट्स और एक आपका गुरु। और तो सब दिखावा होता है, कहना मजबूरी होती है कि बधाई हो, बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा हुआ आपका बेटा यहां पहुंच गया, वो हो गया। लेकिन और वो नेचुरल है, उसको ये मत समझिए कि वो लोग गंदे हैं, वो एक नेचुरल है, वो बना ही है, सबको होगा। वो कोई आगे बढ़ेगा तो वो ऐसा नहीं है कि वो बुरा सोच रहा है आपके लिए, उसको अपने लिए सोच करके होता है, अपने बच्चों के लिए होता है कि हमारे बच्चे भी वहां पहुंचे, बस इसलिए होता है। और कुछ उसमें रियली बुरे होते हैं जो ईर्ष्या ही करते हैं, उसके पीछे सोच होती है, तो उनकी बात छोड़ दीजिए। तो ऐसी स्थिति में औरंगजेब के बाद जब कोई नहीं हुआ, तो फिर एक बिखराव का दौर शुरू हुआ, वहीं से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब तक आते आते एक विशाल साम्राज्य,
तो वही बात हम कह रहे थे कि एक बंदी हुई चीज को मेंटेन रखना बहुत मायने रखता है, और कहीं आप उसको और बढ़ा पाए, इससे बड़ा तो कोई बात ही नहीं, फिर और अच्छी बात हो गई। इसलिए फिर वही बात आ गई कि मेहनत कीजिए, गंभीरता लाइए अपने लक्ष्य को लेकर के, मजाक नहीं है, आप जान लीजिए। आज कंपटीशन किसी भी फील्ड में, अगर आपको लगे कि नहीं हम पढ़ाई क्या करनी है तो बिजनेस ये कर लेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप ये कभी मत सोचिएगा कि कोई चीज किसी चीज से आसान है। हर चीज बहुत कठिन है। इसलिए एक जो समय है जो हमारे व्यवस्थापकों ने एक बनाया है कि हाँ 25 साल तक एक ब्रह्मचर्य जीवन में रह करके और अपने करियर को बनाना, अपने स्वास्थ्य को बनाना, अपने को तैयार करना, खड़ा करना, ताकि आगे के जीवन की लड़ाई को अपने जो आपने स्वास्थ्य को बनाया है उससे और जो आपने करियर बनाया है उन दोनों के सहयोग से आगे का जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें। तो अभी आप अपना पूरा समय दीजिए अपने करियर पर, अपने स्वास्थ्य पर भी, केवल करियर नहीं। मानसिक तनाव ले रहे हैं तभी अच्छी बात नहीं है। आप अपने जीवन, अपने लाइफ का एक, अपने दिनचर्या का एक हिस्सा अपने शरीर पर, अपने स्वास्थ्य पर नहीं दे रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में नहीं जा रहे हैं, या ग्राउंड पे नहीं जा रहे हैं, या योगा व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो भी एक कमी है। आपको दो ही चीज पे फोकस ही करना है इस उम्र में, 25 साल 30 साल तक, केवल अपना करियर और अपने स्वास्थ्य, और किसी चीज कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, और सब साइड वाली चीजें। और एक बार ये दोनों चीजें बन गई तो इसी बेस पर आपको आगे का 50 साल जीवन आपको जीना है। अब वो आगे का 50 साल कैसा होना है वो इसी पर तय होगा कि इस 25 साल 30 साल में अपने शरीर को आपने कितना मजबूत बनाया, अपने मन को आपने कितना मजबूत बनाया, अपने करियर को कितना स्ट्रांग किया, ये है बहुत जरूरी है। तो बार बार हम ही नहीं, कोई भी होगा, आपका टीचर होगा, शिक्षक होगा, मोटिवेटर होगा, सब आपको यही कहेगा कि एक समय है, ये समय फिर वापस नहीं आता है, तो अपना पूरी ताकत, पूरा जी जान लगा दीजिए अपने करियर को बनाने में, और अपने स्वास्थ्य के ऊपर दीजिए समय, अपने शरीर पर समय दीजिए, फिर उसके बाद जीवन को एंजॉय कीजिए, तो सब चाहेगा, पिता भी तो चाहेगा आपको कि आप आगे अच्छा से जीवन एंजॉय करें, लेकिन उसी की तैयारी तो अभी करनी है ना। तो औरंगजेब के बाद, खैर मुद्दे पे आ जाए, तो औरंगजेब तक के बाद अब स्थिति वो नहीं रही, और परिणाम ये हुआ कि भारत में फिर बिखराव दौर हुआ। तो अब स्वाभाविक है कि यहां पे हुआ तो फिर यहां पर भी कुछ एकाध राज्य होंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे मराठा लिखा हुआ है, याद कर लीजिए कि जिस साल शाहजहां शासक हुआ उसी साल शिवाजी की जन्म हुआ था, या जिस साल जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627, शिवाजी का जन्म एक दुर्ग शिवनेर का किला उसी में हुआ था। और वहीं पे तब कह सकते हैं कि जब शाहजहां शासक बना तो उसी समय दक्षिण में उसका एक विरोधी पैदा हो गया था, उसको मुगलों को दक्षिण में रोकने के लिए, और वो कौन था? मराठे या शिवाजी। और वाकई में शाहजहां को तो शिवाजी ने तंग करके रख दिया था। वो तो औरंगजेब को कुछ सफलता मिली थी जो पुरंदर की संधि हुई थी 65 में, और औरंगजेब के समय तक भी, जब तक शिवाजी जिंदा थे 1680 तक, तब तक औरंगजेब दक्षिण में कोई विजय कर नहीं पाया था। जब शिवाजी की डेथ हुई 1680 में, उसके बाद जो शासक आए संभाजी, या उसके बाद राजा राम, या फिर उनकी विधवा पत्नी ताराबाई जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था, तब उसी दरमियान में संभाजी के समय में ही 1686 और 1687 में दो बचे हुए सूबों को औरंगजेब जीत पाया था, बीजापुर और गोलकोंडा। निश्चित तौर पर एक विरोधी और मजबूत विरोधी आ गया था दक्षिण में रोकने के लिए, वो थे मराठे। लेकिन वो शिवाजी तक ही था, बीच में 80 के से लेकर और 1707 तक मराठे कमजोर थे, और उस समय मुगलों का और विस्तार हुआ। लेकिन जब हम मॉडर्न में जाएंगे तो आप देखिएगा कि जब औरंगजेब की डेथ होगी तो फिर समय रिवर्स होगा, मुगल कमजोर पड़ेंगे और मराठे फिर उभरेंगे, शाहू और उसके समय के योग्य पेशवाओं के नेतृत्व में। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, ऐसे जो योग्य पेशवा थे, इनके समय तक, इन तीनों तक मराठे टॉप पर जाएंगे। या मॉडर्न हिस्ट्री का पहला 50 वर्ष कह लीजिए मराठों का वर्ष था, मराठे टॉप तक जाएंगे। वो तो पानीपत का युद्ध था तीसरा 1761 वाला, जिसने मराठों को थोड़ा जो बैक कर दिया, और उसका लाभ मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। अदरवाइज मॉडर्न हिस्ट्री में भारत की कहानी कुछ और होती। प्लासी का हार कोई बहुत बड़ी हार नहीं थी, तो धोखे से जीत मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ज्यादा नुकसान तो हो गया 1761 में मराठों का हार, वो भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट कह लीजिए। और फिर उसके बाद बक्सर जो उसके बाद जो हुआ, तब हम कह सकते हैं कि हाँ अब अंग्रेजों को अवसर मिल गया, निर्णायक युद्ध कह सकते हैं उसको हम, कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिला, क्योंकि उनको जो काउंटर कर सकते थे वो मराठे थे। वो मराठे 1761 के बाद कमजोर पड़ गए, उसके बाद भी वो उभर सकते थे, लेकिन पेशवाओं में जो वही हमारे यहाँ जो कुछ हुआ वो सब आंतरिक कलह से हुआ, एक दूसरे की टांग खींचने की वजह से हुआ। मराठे फिर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हीं में से एक राघोबा, जिसको रघुनाथ राव कहते हैं, खुद पेशवा बनने के लालच में। बंगाल में क्या हुआ, मीर जाफर खुद नवाब बनने के लालच में। तो हर जगह पे यही हुआ
और उसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया या कोई भी विदेशी आया, तो ये सामान्य बात है। आपके अंतरकलह, आपकी एकता का भाव है, तो इसका लाभ बाहरी उठाने ही वाले हैं। इसलिए एक होना एक रहना मायने रखता है। तो ये हो गया आपका ये उठा पटक, एक ट्रांजिशन फेज, एक नई सत्ता की नींव, टॉप तक पहुंचे, वापस आए, खराब कमजोर स्थिति बनी, नए लोग आए, मुस्लिम थे तो मिडल ईस्ट कंटिन्यू है, बाबर हुमायूं यहां तक तो एक सामान्य स्थिति चलती रही, लेकिन अकबर से लेकर औरंगजेब तक विशाल साम्राज्य, और यहाँ पे मराठा। इसी बीच में दो और चीजें हैं, सूफी भक्ति आंदोलन स्वाभाविक है, जब मुस्लिम आए यहाँ पे तो एक मुस्लिम और हिंदू दो कल्चर हो गया, दो समाज दो संस्कृति के लोग हो गए, तो जो आपसी एक सौहार्द को बनाए रखने के लिए एक रिलीजियस मूवमेंट हुआ सूफी और भक्ति मूवमेंट के रूप में। और इसी समय में एक और घटना हुई, वो थी यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वो कंपनियां कौन थी? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। चलिए अब यहां पे हल्का सा लिख दे रहे हैं, पूरा तो संभव नहीं है यहाँ पे। ये क्रम है, कभी कभी पूछता है कि इनकी फैक्ट्रियों का भी क्रम बताइए, तो बड़ा आसान है, कोम सुसु याद कर लीजिए, कोचीन, मछलीपट्टनम, सूरत, सूरत। बीच में डेन भी है अंग्रेजों के बाद, लेकिन चूंकि बहुत थोड़े समय के लिए तो उसको चर्चा में नहीं डालते हम लोग। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी आने का ये क्रम है। तो दो और नई बातें हो गई, एक तो सूफी भक्ति आंदोलन हुआ और इसी समय में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली सबसे पहले वही कह सकते वास्को डी गामा, और वो कब होगा? वो इसी दौर में होगा, 1498 में। तो ऐसी स्थिति में इस समय में पुर्तगालियों को जो आना शुरू हुआ, उसके बाद डच और अंग्रेज, और ये अंग्रेज और फ्रांसीसी कहीं ना थोड़ा सा आपस में आगे चल करके काफी आगे बढ़े, इनमें आपस में व्यापारिक टकराहट भी हुआ, और फाइनली इन्हीं में से एक को मौका मिल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री में सत्ता पाने का, वो अंग्रेज थे। आए तो थे ये व्यापार करने, लेकिन इनको मौका मिल जाएगा। तो ये पूरी मिडवल हिस्ट्री का एक ब्रीफ है। तो हमें लगता है कि इसका बहुत लाभ मिलेगा आपको, इस सिलेबस को समझिए और केवल रट नहीं जाइए, बल्कि जानिए कहां क्या हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट बनाए रखिए, ऐसा ही आपको फिर मॉडर्न बताया जाएगा। तो आज बस इतना ही, कुछ बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी हम देख लेंगे अभी नेक्स्ट सेशन में। दिलीप सत्त ने जो हमने शुरुआत किया था, यहाँ हम पढ़ा रहे थे आपको गुलाम वंश का कुछ बचा हुआ, फिर खिलजी तुगलक, ऐसे ही होता रहेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप आज के लेक्चर आपको बहुत लाभ मिलेगा, हम चाहेंगे कि आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कहीं कुछ और आपको आवश्यकता समझ में आए तो आप कमेंट भी दीजिए, उसको भी पूरा किया जाएगा। और बहुत जल्दी ही ऑनलाइन क्लास के लिए अपने आप को रजिस्टर भी कीजिए, दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, आपको सभी कुछ यहाँ पे अच्छे से मिलने वाला है। ऑफलाइन में चाहते हैं तो ऑफलाइन में क्लासेस सभी चल रहे हैं, अमूमन सभी कॉम्पिटिशन्स के। तो फिर मिलते हैं, ओके, थैंक यू।